सीटेट का फॉर्म भरते समय हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और ये छोटी-छोटी गलतियां बाद में जब आपका एग्जाम का क्लियर हो जाता है, सीटेट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो बाद में बहुत ही परेशान करती हैं आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो गलतियां करने से आपको बचनी चाहिए। हर एक छोटी से छोटे पॉइंट पर नजर रहेगी। सीटेट के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आपके लिए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। चाहे एडमिशन के बारे में हो, चाहे टेस्ट, चाहे जॉब की अपडेट हो, स्कूल कॉलेज के बारे में हो, एग्जाम रिजल्ट के बारे में हो, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, चाहे कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले सीटेट की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 20 सितंबर से ऑलरेडी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और आपको 19 अक्टूबर तक फॉर्म को भर देना है। लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की, फीस पेमेंट करने की, वो 20 अक्टूबर है और एग्जाम आपका होगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। ये सीटेट के नोटिस के अकॉर्डिंग टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं, तो ये चेंज भी हो सकती है। दीज आर टेंटेटिव्स। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपकी बार। सीटेट का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको काफी सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो जब भी आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो कैंडिडेट्स नेम में आपका जो नाम है वो आप चेक कर लीजिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में जो है स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट भरिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सीटेट क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं मुझे अपना नाम चेंज करवाना है या मुझे अपने फादर नेम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत भर दी है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखनी चाहिए। कैंडिडेट नेम में आप अपना नाम वही फिल करें जो आपके 10th के मार्कशीट में हो, क्योंकि 10th के मार्कशीट वाला ही हम जनरली पैन कार्ड, आधार कार्ड हर जगह चलाते हैं। इन केस अगर आपका नाम पैन कार्ड या आधार कार्ड या किसी भी दो डॉक्यूमेंट में अलग है, तो जो आपका सही नाम है उस डॉक्यूमेंट में आप चेंज करवा लीजिए और यहाँ पे अपना नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, इन तीनों में लगभग आपका सेम होना चाहिए नाम, तो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट, ध्यान से फॉर्म भरिएगा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि फॉर्म में अगर गलती होती है तो बाद में फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आप ढूंढोगे फिर वीडियोस की कैसे मुझे नाम चेंज करना है, कई लोगों को फोन करोगे, तो उसकी जरूरत ना पड़े। तो कैंडिडेट नेम आपको बिल्कुल सही से स्पेलिंग वाइज बिल्कुल करेक्ट भरना है। चाहे ये फॉर्म आप भर रहे हैं या ये फॉर्म आप किसी साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हैं, डिटेल्स पर ध्यान जरूर दें कि आपकी जो डिटेल है वो सही सही फिल की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं फादर नेम की। तो फादर नेम आप फिल कर सकते हैं। फादर नेम फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, वही आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है फादर नेम, वो आप उस तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद आपका आएगा मदर्स नेम। तो मदर्स नेम भी आप अच्छे तरीके से फिल करने वाले हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। डेट ऑफ बर्थ पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। यहाँ पे डे है, यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे ईयर है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डे ढूंढ रहे हैं। तो वो उन कंफ्यूजन से बचें। जो जो जिस तरीके से दिया गया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वाइज डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको फिल करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी, उनकी ओरिजिनल कुछ और है। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे भरें, अपनी ओरिजिनल ना भरें। ठीक है, इन चारों चीजों में आपको जो भी डिटेल्स है वो आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होके ही भरनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी टाइप की। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है पास फोटोग्राफ के साथ, राशन कार्ड हो सकता है फोटोग्राफ के साथ। राशन कार्ड वेरी करता है कई जगह पर, किसी स्टेट में तो फुल फैमिली फोटो लगती है, किसी किसी स्टेट में सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली की फोटो लगती है। अगर आपका नाम है, आपका फोटो है उसमें, तो ही आपका राशन कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ यूज होगा। या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी है विद फोटोग्राफ, जैसे कि आधार कार्ड है आपका, ठीक है, डीएल हो गया है आपका, तो इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर काउंट हो जाएंगी। तो ये जो आइडेंटिटी टाइप है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं, और जो आईडी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको फिल करना है। सपोज अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप पासपोर्ट फिल करेंगे। वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर को आप आइडेंटिफिकेशन नंबर में फिल करेंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। ये ना हो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वोटर आईडी और आप आइडेंटिटी नंबर में फिल कर रहे हैं आधार कार्ड, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है दोस्तों एड्रेस के बारे में। तो एड्रेस आप हो सकता है आप कहीं पर जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप वहाँ पर रह रहे हो। आपका वहाँ पर रहना रेंटल पे रह रहे हो और वो दैट इज़ नॉट फिक्स्ड कि आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना? तो कोशिश करें कि आप अपना परमानेंट एड्रेस दें ताकि कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी मेल, कोई भी लेटर जो भी है, वो आपको पोस्ट के थ्रू आना हो तो आपको वहीं पे सारी चीज़ें मिलें, ठीक है? तो एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंप्लीट डिटेल फिल करें। हालांकि सीटेट की तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है बाय पोस्ट जो आना हो, क्योंकि सीटेट के फॉर्म आप भरोगे, एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आएगा, रिजल्ट आपका ऑनलाइन आएगा, यहाँ तक कि आपकी जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा, पास सर्टिफिकेट, वो भी आपका ऑनलाइन डिजी लॉकर में आता है। लेकिन फिर भी एड्रेस को आप ध्यान से फिल करें। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों फिल करने होते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप प्रेजेंट एड्रेस पे रहते हो, परमानेंट दूसरा है, तो उस केस में आप दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर एक है तो जस्ट आपको टिक करना होगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। चलिए जी। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। कई बार क्या होता है हम साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाने जाते हैं और ईमेल एड्रेस साइबर कैफ़े वाले अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं या आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, सपोज़ करो नहीं है, बाय चांस रेयर चांस है लेकिन सपोज़ करो आपके पास नहीं है, तो आप बोल देते हो किसी की भी ईमेल आईडी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, बहुत ही आसान है जीमेल पे क्रिएट करनी। इवन आप आजकल सब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और आप जब भी प्ले स्टोर से कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ईमेल आईडी से ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो ईमेल आईडी सबके पास होगी। तो ईमेल आईडी का आपको ध्यान रखना है, या तो आपकी खुद की ईमेल आईडी हो या आपकी पेरेंट्स की ईमेल आईडी हो, लेकिन ईमेल आईडी ऐसी हो जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जो आप हमेशा यूज करते हो, आप उसमें मेल्स चेक करते रहते हो, ठीक है? कोई भी नोटिफ़िकेशन आए आपको मिले। और एक बात कि उसी ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी भी आएगा, आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफ़ाई करना होगा, ठीक है? तो इसलिए भी आपको ईमेल आईडी सिर्फ़ अपनी भरें या अपने पेरेंट्स की, लेकिन वो ईमेल आईडी जिसको आप एक्सेस करते हो। सेम गोज़ विद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप अपना या अपने पेरेंट्स का भरें, आजकल सबके पास अपना मोबाइल नंबर है, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फ़िल कीजिए। साथ ही मैसेज को भी चेक करते रहिए क्योंकि मैसेज में ही आएगा आपका ओटीपी और ये भी आपको वेरीफ़ाई करना होता है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में ध्यान रखें कि साइबर कैफे वाला अपना ना फिल कर दे या किसी और का फिल ना हो जाए। तो आपको अपना फिल करना है और साथ ही आपको जो डिटेल्स हैं वो भी करेक्ट फिल करनी है, ठीक है? उसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पासवर्ड बनाते टाइम कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए, एक आपका अपर लेटर होना चाहिए, यानी कि एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक बड़ी वाली एबीसीडी में से, ठीक है? एक लोअर केस यानी कि छोटे अक्षरों में एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। इस पासवर्ड को आप अपने पास सेव रखें। जब आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, जब आप उसको सेव करेंगे तो वहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी पीडीएफ एडिटर में जाके एडिट करके सेव कर लें। या फिर आप प्रिंट आउट जब निकाल के रखेंगे साइबर कैफे पे जब आप जाते हैं ज़्यादातर तो आपको प्रिंट आउट मिलता है। तो प्रिंट आउट पे ही वहीं पे अपना लिख लीजिए, एप्लीकेशन नंबर भी लिख लीजिए, पासवर्ड भी लिख लीजिए, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी सेम गोज़ कि आपको अगर आप साइबर कैफ़े वाले से भी भरवा रहे हैं या खुद भी भर रहे हैं, तो आपको अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। हालाँकि उसको रिट्रीव किया जा सकता है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको अपना पहले वाला ही पासवर्ड याद रहे, तो बेटर है। उसके बाद है सिक्योरिटी आंसर। सिक्योरिटी आंसर किस लिए ज़रूरी है? सिक्योरिटी आंसर इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, मान लीजिए अभी तो आपको याद है, अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद मान लीजिए अभी आप फीस पेमेंट नहीं करें तो 2-3 दिन बाद करेंगे, तब आपको याद रहेगा। लेकिन जब आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना होगा या बाकी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी जाके, तो आप कैसे कर पाएँगे? तो उसके लिए आपको मान लीजिए याद नहीं है, तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी आंसर देने होते हैं। सिक्योरिटी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 तरीके के सिक्योरिटी आंसर्स हैं, which is website you rarely visit, what is the name of your first school, what is neighbor's pet name, what is registration number of your first vehicle और which is your favorite book। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाए। आप जो भी आंसर है वो केस सेंसिटिव होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या फिल कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो ये आपको याद होना चाहिए आपने कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था और क्या आंसर दिया था। ये भी आप अपने फॉर्म के जो आप पीडीएफ है या सॉफ्ट कॉपी है, उसपे आप सेव करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन अपलोडिंग की। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने होते हैं और ये ज़रूरी है कि वो जेपीईजी फॉर्मेट में हो, जेपीईजी ही फॉर्मेट में चाहिए ये फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो स्कैन फोटोग्राफ है उसका साइज जो होना चाहिए वो 10 टू 100 केबी होना चाहिए और इमेज जो है फोटोग्राफ की डायमेंशंस की अगर हम बात करें विड्थ और हाइट की, तो वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.7
4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से जो स्कैन साइन करेंगे आप, वो भी 30 टू 30 केबी और साइज उसका 3.5 टू 1.5 होना चाहिए। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नहीं पता हो कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने फोटो को, कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने साइन को। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। आपको हर एक चीज जो है फॉर्म भरते टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी की। अगर आप कैटेगरी फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आप एससी एसटी या ओबीसी हैं, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, तो एससी या एसटी हैं या ओबीसी भी हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी ये कैटेगरीज आप जो सेलेक्ट करते हैं, तो उसके टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एससी सेलेक्ट कर दिया लेकिन आपके पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, आप एससी कैटेगरी से है नहीं, आपकी देखिए कि फोर्स फीस हो सकता है कम है, तो आपने एससी सेलेक्ट कर दिया, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर जब आपने एससी लिखा गया, आपके वहां पे कैटेगरी लिखी जाएगी, सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा, अगर वहां पे लिखा है और आप उसको कहीं पे दिखाएंगे जाके किसी भी जॉब के लिए, जब आप दिखाएंगे कि मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, तो एससी वहां पे लिखा है, तो आपसे एससी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी कैटेगरी है वही सेलेक्ट करें, और अगर आपकी कैटेगरी है भी एससी एसटी ओबीसी, तो उसका सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम गोज विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप बाई चांस पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, अगर यस पर सेलेक्ट करें, तो उसके पास, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद अपने बैकग्राउंड में, मतलब ये फॉर्म की जब एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। अपलोडिंग में सिर्फ फोटो और साइन मांगे जाते हैं सीटेट के फॉर्म में, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बनवा लीजिए। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लैंग्वेज हम चूज करते हैं। लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है? लैंग्वेज 1 चूज करनी है, लैंग्वेज 2 चूज करनी है। अब जनरली जो रहती है मेजोरिटी, वो यही है कि हिंदी और इंग्लिश हम चूज करते हैं। लेकिन हिंदी किसे चूज करनी है, लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, या इंग्लिश लैंग्वेज 1 में जाएगी या लैंग्वेज 2 में, कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो आपकी लैंग्वेज 1 रहेगी, वो उसका एग्जाम का जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो डिफिकल्ट होगा लैंग्वेज 2 से। सपोज अगर आपको हिंदी बहुत ही अच्छे से आती है, हिंदी का आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट भी कर सकते हैं, तो आप लैंग्वेज 1 में डालेंगे हिंदी, लैंग्वेज 2 में डालेंगे इंग्लिश। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है, मान लीजिए साउथ इंडिया से आप, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो लैंग्वेज 1 में आपकी इंग्लिश जाएगी। तो जो लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल में हिंदी इंग्लिश बोल रही हूँ, तो जिस भी लैंग्वेज पर आपकी अच्छी खासी कमांड है, वो जाएगी आपकी लैंग्वेज 1 में, और बाकी जाएंगी आपकी जो दूसरी ऑप्शन है वो जाएगा लैंग्वेज 2 में। हमेशा ध्यान रखिए, लैंग्वेज 1 यानी कि पेपर होगा थोड़ा सा मुश्किल, लैंग्वेज 2 यानी कि पेपर होगा थोड़ा सा आसान, तो उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है कि मीडियम। अब ये मीडियम जब तक ऑफलाइन एग्जाम था ना, तो तब तक सेलेक्ट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एनी विच वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलता है। लेकिन अब होगा एग्जाम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑनलाइन में ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, सपोज कि आप गए साइबर कैफे पे फॉर्म फिल करवाने, आपको हिंदी बोलने में इशारा मालिक था, आपने बोला इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, तो मीडियम सेलेक्ट कर दीजिए इंग्लिश, या आपने ध्यान ही नहीं दिया, कैफे वाले ने इंग्लिश कर दिया। तो क्या होगा, जब आप सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाई देंगे। हालांकि आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको कैसे चेंज करना होगा, एक क्वेश्चन ही आप चेंज कर पाएंगे। यानी कि एक पहले क्वेश्चन पे गए, वहां पे आप जाएंगे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, वहां पे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे देखेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हिंदी है या इंग्लिश मीडियम, ये बहुत ही ध्यान से चूज करना है। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन करके सब जगह, अगर आपने इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपका मीडियम है, वो आपको सेलेक्ट करना है। हाँ, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस जो होते हैं, एक आधे क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, हिंदी में इंग्लिश की टर्म देखनी पड़ गई या इंग्लिश में हिंदी पढ़नी पड़ गई, तो इट्स फाइन, एक दो क्वेश्चन के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे पेपर के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बड़ा ही हेडेक और बड़ा ही टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर। कई बार हम एग्जामिनेशन सेंटर भरते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम आया है तो हम मान लीजिए हम राजस्थान घुमाएंगे, हम उत्तराखंड घुमाएंगे, हम हिमाचल घुमाते हैं, हम गोवा घुमाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम सेंटर फिल करते हैं। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है आपको कैसे एग्जाम सेंटर फिल करने हैं, लेकिन बेटर यही होगा, बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि वैसे भी कोविड की सिचुएशन है, मान लीजिए कोविड की सिचुएशन चलिए आपका एग्जाम दिसंबर से जनवरी में होना है, तीसरी चौथी लहर की बात हो रही है और आप उस टाइम पे वहां ना जा पाए तो क्या होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर अपने आसपास का ही हमेशा चूज करना चाहिए। जब घूमने का प्लान है तो बाकी कभी फिर बना लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर फर्स्ट चॉइस वही जो आपकी पहली चॉइस है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये प्रायोरिटी के बेसिस पर ही आपको देनी होती है। ये नहीं कि चलो आपकी जो आपको ठीक है मैं दिल्ली जा लूंगा, मैं गुड़गांव चला जाऊंगा, मैं हरियाणा, मैं ये ऐसे चला जाऊंगा। तो क्या होगा कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की फर्स्ट चॉइस होगी वो आपको फर्स्ट में फिल करनी है। फिर उसके बाद आप सोचते हैं चलो ठीक है ये वाला नहीं मिला तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, तो सेकंड चॉइस होगी। ये वाला भी नहीं मिला तो थर्ड पे चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है, राइट। तो एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका आएगा। एक होता क्या है, जैसे जैसे लोग फॉर्म फिल करते जाएंगे, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है वहां की सीट फुल हो जाएंगी तो आपको सेकंड मिलेगा, सेकंड की फुल हो जाएंगी, आपने फॉर्म भरने में लेट कर दिया तो आपको थर्ड मिलेगा। इस तरीके से होता है। तो ये आप जनरली ध्यान रखें, जनरली फर्स्ट और सेकंड चॉइस में आपको मिल जाता है, ज्यादातर केसेस में आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। उसके बाद है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स की जब भी आपको डिटेल्स फिल करनी है तो आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को साथ रखें, वहीं से आप फिल कीजिए। आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, जो भी आपने एजुकेशन सेलेक्ट की है, पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेटस क्या है पास का, ईयर ऑफ पासिंग अपीयरेंस क्या है, कोर्स स्ट्रीम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, रिजल्ट में आप जैसे सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज तो आपके मार्क्स मांगे जाएंगे, इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगा जा रहा है। तो आप सारी डिटेल्स जो है वो सही ही फिल करें। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो पेपर 1 के अकॉर्डिंग, पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2, और पेपर 1 2 दोनों दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अब आपने देने पेपर दोनों ही, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा गाइस। कई बार क्या होता है हम पेपर 1 के लिए फिल कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं नहीं हमें जो पेपर 2 भी देना, फिर हम पेपर 2 के लिए फिल करते हैं। फिर कई बार एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने पेपर 1 पहले भर दिया, तो पेपर 1 में जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर दिया उसके अकॉर्डिंग हो गया, पेपर 2 में मान लीजिए आपका सेंटर कहीं और आ गया, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस टाइम पे आप एक ही पेपर दे पाते हो अगर एग्जामिनेशन सेंटर दूर हुआ, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्म फिल करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक ही फॉर्म के लिए आप बार बार मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे आप थर्ड और फोर्थ देख सकते हैं, इसी तरीके से फिफ्थ। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अच्छे से सेलेक्ट करें, ध्यान से सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको नीचे के सारे मार्क्स जो है वो फिल करने हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा होगा ये भी आपको ध्यान से फिल करना है कि आप एसएसटी के लिए दे रहे हैं मैथ एंड साइंस, तो सीटेट में जो लोग नहीं हैं दो ही होते हैं सब्जेक्ट आपके, मैथ एंड साइंस होता है और सोशल साइंस होता है। पेपर 1 का फॉर्मेट सबके लिए फिक्स होता है, पेपर 2 में आपको 60 नंबर का मैथ एंड साइंस होता है और 60 नंबर का सोशल साइंस होता है। तो जैसे 60 नंबर का मैथ साइंस है तो उसमें 30-30 नंबर में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट का दे रहे हैं वही सब्जेक्ट आप फिल करें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर होता है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैंने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है। अगर आप लोग से फिर से गुजारिश, अगर आपको नहीं पता है कि अपने फोटो को कैसे रिसाइज़ करना है, कैसे आप उसको साइज़ में फिट कर सकते हैं, कैसे आप उसके पिक्सेल्स बढ़ा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, वो वीडियो भी जल्दी ही आप लोगों के लिए आ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। फिर भी कोई भी डाउट आपका मन में है या फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, आपको फॉर्म फिल करवाना है, तो सारी डिटेल्स आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपसे अपना सीट सेट का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे सीटेट के अलावा बाकी और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में जानकारी लेकर। तो तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।